अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ुहैब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माइंड एंड ब्लॉग। अच्छा दोस्तों, कंप्यूटर साइंस की CS 301 डेटा स्ट्रक्चर के असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। इसकी ड्यू डेट जो है वो 24 जून 2024 है। अच्छा, कंसेप्ट जो हमें यहाँ पर बताया गया है वो क्या है कि हमने फ्रीक्वेंसी टेबल को यूज़ करते हुए हाफमैन इनकोडिंग ट्री बनानी है। यहाँ मैं हाफमैन इनकोडिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ। ये हमारे पास एक ग्रिड एल्गोरिदम है हाफमैन, और वो क्या करता है कि हमें जो स्ट्रिंग दी गई होती है, उसमें जितने कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन कैरेक्टर की जो अगर बाइनरी डिजिट में हम इसको मालूम कर लें तो उसका साइज़ ये छोटा कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ग्रिड एल्गोरिदम भी कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। एक स्ट्रिंग दी गई है हमें यहाँ पर। डेटा स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द कोर कोर्स ऑफ BS CS प्रोग्राम। अच्छा, सर ने यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि डबल कोट इसमें इंक्लूड नहीं है। अच्छा, पहला काम हमने क्या करना है कि हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेनी है, और उस फ्रीक्वेंसी टेबल से फिर हमने हाफ एनकोडिंग ट्री बना लेनी है। अच्छा, और फिर इन सारों को हमने फिलअप भी करना है। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन का पार्ट जो है वो हमें ये दिया गया है कि हमने ये मालूम करना है कि कितने बिट्स जो है विदाउट एनकोडिंग टेक्निक हम यहाँ पर होगी, ये यूज़ करेगा। और अगर हम चेक करें कि इनकोडिंग को अगर हम नोट करें, जब हम हाफ इनकोडिंग करते हैं तो उसके बाद फिर कितने ये जो है बिट्स यूज़ करेगा। तो फिर हम जितने ये सेव करेगा ना, तो इसको फिर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको इस पार्ट का जो है आंसर बताता हूँ कि विदाउट इनकोडिंग ये कितने बिट यूज़ करेगा। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें जो गिवन स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरह है कि डेटा स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द कोर कोर्स ऑफ BS CS प्रोग्राम। तो हम क्या करते हैं कि ASCII में अगर हम नोट करें तो हर एक कैरेक्टर के लिए 8 बिट यूज़ होते हैं। तो हम टोटल कैरेक्टर को यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। यहाँ आप नोट करें कि ये स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो टोटल जब हम काउंट कर लेते हैं तो टोटल कैरेक्टर जो हैं वो 61 है, ठीक है। तो 61 कैरेक्टर स्ट्रिंग में मौजूद है, तो हम 61 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 488 बिट्स। तो हमारे पास उस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो पार्ट बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो टोटल विदाउट इनकोडिंग 488 बिट ये यूज़ करेगा। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में हमें जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और उसके बाद जो हमने हाफ एनकोडिंग ट्री बना लेनी है। अच्छा, तो मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का मतलब ये है कि आपने जो भी कैरेक्टर है वो कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, इसी को हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डी को हम देखें तो ये कैपिटल डी कहीं भी दूसरा आपको नहीं दिखेगा। इस तरह अगर ए को हम देखें तो ए आपको बहुत जगह दिख रहा है, 3 जगह, एक यहाँ है और इसके अलावा यहाँ पर भी है, ठीक है। इस तरह ये बात आप जहन में रखें कि जब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो कैपिटल लेटर्स जिस तरह कि यहाँ सी है और यहाँ स्मॉल सी है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो चलिए चलते हैं, मैंने एक टेबल बनाई हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। डी एक मरतबा है, आई एक मरतबा है, एन एक मरतबा है। अच्छा, अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस रखा हुआ है, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो वो हमने लेफ़्ट में रखनी है, इनकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जाएंगी वो हम राइट में रखेंगे। लेकिन फिर भी मैंने इसमें एक सीक्वेंस रखा हुआ है कि डी के बाद आई की लिखी है और एन की लिखी हुई है, ठीक है। तो इसकी वजह ये है कि अगर हम देखें तो डी के बाद हमारे पास लीस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो आई की आती है, ठीक है, और फिर उसके बाद एन की आती है। तो इस वजह से मैंने इस तरतीब से इनको लिखा हुआ है, ठीक है। एन के बाद फिर अगर हम देखें तो एच बी और ब्रैकेट भी है। एच हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एच की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर एच है, ठीक है, बी है, हमारे पास ब्रैकेट है। तो इस तरतीब से आपने लिखनी है। जब हम ये लिख देंगे सारी की सारी, इस तरह आप देखें मैंने सारे के सारे लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, आर की 6 है, स्मॉल ओ की 6 है और स्पेस हमारे पास 10 है। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इस ट्री को स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने का तरीका क्या है कि हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना है। आप ये किसी भी प्रोग्राम में कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम वर्ड में भी ये कर सकते हैं। शेप्स में अगर आप आ जाएं तो शेप्स में हम यहाँ से ये ओवल शेप ले लेंगे, ठीक है। और जब शिफ्ट के साथ इसको हम मतलब साइड से इस तरह छोटा बड़ा करेंगे ना, तो बिल्कुल ये राउंड सर्कल बन जाएगा। और उसके बाद शेप में हमारे पास दूसरा जो वो यूज़ होने वाला है, ये एरो है। एरो को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आप फॉर्मेट में जाएंगे ना तो इसको आप बहुत से इसके मतलब बॉर्डर वगैरह सारा कुछ आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा,
अब मैं क्या कर रहा हूँ कि तरीक़ेकार क्या है कि जो लीस्ट फ्रिक्वेंसीज़ है उनको हमने आपस में मिला देना है। जिस तरह के 1-1 को मिलाऊँगा, N11 को, N11 को, और इस तरह तब तक मैं इनको मिलाता जाऊँगा जब तक कि मैं यहाँ तक ना पहुँच जाऊँ। मतलब इनको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना तब तक जब तक कि सारी जो लीस्ट फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो आपस में ऐड अप ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं मैंने डी और आई की जो ये फ्रिक्वेंसी है वो 1-1 है तो वो 2 बन गई। नेक्स्ट हम जाते हैं तो एन और एच की भी 1 है, बी और इस पैरेंथेसिस की भी 1 है। ठीक है, तो दोनों सारे आप देख रहे हैं मिलकर 2-2 बना रही हैं। अच्छा, यहाँ तक आप इसको चेक कर लें, मैंने यहाँ तक इसको बना लिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास एक और एफ़ की भी वैलेंसी 2 है तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे, कहीं पर भी लिख सकते हैं हम, अगर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन 2 के राइट या लेफ़्ट में हमने इसको लिखना है ताकि हमारे पास एक ऑर्डर बन सके। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसका आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हमने 3 क्यों यहाँ पर लिखी। 3 मैंने इस वजह से लिखी क्योंकि 3 हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर बन रहा है तो हमने 3 को 2 के बाद यहाँ पर लिख दिया। एक ही वैलेंसी अगर आप एक ही सॉरी फ्रिक्वेंसी अगर आप चेक करें तो ये 3 है। ठीक है, यहाँ पर चेक करें ज़रा, तो इसलिए मैंने इसको राइट में लिख दिया है। अच्छा, जब इन दोनों को हम आपस में आप कहेंगे कि एस की भी 3 है, यू की भी 3 है, सी की आपने वो यहाँ पर नहीं लिखे। ये मैंने इसलिए यहाँ पर इसको लिख दिया ना कि इसकी वजह ये थी कि मैं यहाँ पर पेयर बना रहा हूँ। ये पेयर हो गया, ये दोनों पेयर हो गया, ये दोनों पेयर हो गया और ये दोनों पेयर हो गए, तो मैं पेयर बना रहा हूँ इस वजह से। अच्छा, वैसे आप यहाँ लिख भी सकते हैं सारे के सारे आगे जाकर। अब मैं इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो 4 बन जाएगा, इनसे 4, इनसे 4 और इनसे जो है हमारे पास 5 बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम जाते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ इस तरीके से 4, 4, 4 और 5। तो आप देख रहे हैं कि ट्री बन रही है हमारी। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या आते हैं हम यहाँ पर देखते हैं तो 3, 3, 3, 4, 4 और 5। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 5 हमारे पास मैक्सिमम है तो हमने 5 से ऊपर नहीं जाना। ठीक है, 5 से ऊपर हमने इस रो में नहीं जाना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मतलब जो भी हमारे पास 5 से कम फ्रिक्वेंसी वो सारे के सारे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें, ये मैंने लिख दिया। इसकी भी, अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये होना चाहिए था। ठीक है, आप इसके साथ इनकी फ्रिक्वेंसी लिख दिया तो बेहतर है। एस की 3 है, यू की 3 है, सी की 3 है, टी की 4 है। ठीक है, ये भी 4 है। तो अब मैं 2-2 पेयर बनाऊंगा इनके और उनको एड अप करूँगा आपस में, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है, ये मैंने 5 इसके लेफ़्ट पर लिखा हुआ है, अगर आप राइट पर भी लिखें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इससे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वो जो वेरिएबल लेंथ कोड होगा ना उसकी लेंथ वही आएगी, आप कहीं पर भी लिखें, लेकिन तरीक़ेकार आपने बस सही लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए ज़रा, ये इन दोनों को मैंने ऐड अप कर दिया है तो ये 6 बन गया, इन दोनों कर दिया 7 बन गया, इन दोनों को 8 कर दिया, इन दोनों को 8 और इन दोनों को कर दिया तो ये 10 बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि आर की भी 6 है, ओ की भी 6 है और स्पेस की भी 10 फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने क्या कर दिया कि आर को और ओ को इस 6 से पहले लिख दिया। ठीक है, और 10 को जो है वो मैंने यहाँ पर स्पेस वाला इसके साथ लिख दिया। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी साथ में लिख दिया तो बेहतर होगा। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको ऐड अप करेंगे तो यहाँ मैंने इनको ऐड अप कर दिया, 12 बन गया, इनको कर दिया 13, इनको कर दिया 16 और इनको कर दिया तो 20 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको आगे ऐड अप करेंगे क्योंकि और हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ नहीं हैं, तो इनसे हम लास्ट में एक ही फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। 12 और 13 को जमा करेंगे तो ये हमारे पास 15 बन जाएगा और 16 और 20 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 36 बन जाएगा। तो 25 और 36 को हम आपस में जब एडअप करेंगे तो हमारे पास 61 बन जाएगा। तो याद रखें ये वही नंबर है जितने जिसके आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स के बिल्कुल बराबर होना चाहिए 61। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर आपका मतलब मसला है, कोडिंग में आपका कुछ मसला है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि ये हमारे पास जो ट्री बन गई है तो लेफ़्ट साइड को हमने 0 मार्क करना है और राइट साइड को हमने 1 मार्क करना है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए जिस तरह के मैं कर रहा हूँ 0 और 1, 0 और 1, तो सारों को आपने कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कर रहा हूँ, आप देखिए ज़रा 0, 1, 0, 1। ठीक है, और आगे आप जाते जाएंगे तो इस तरह आपका ट्री बनता जाएगा। आप यहाँ पर देखिए ज़रा, नज़र आ रहे हैं, मैंने सारा का सारा ट्री यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो काइंडली मेरा ये यूट्यूब चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। मैंने अभी CS201P और दूसरे भी असाइनमेंट मैंने बनाए हुए लेकिन अभी तक वीडियो नहीं बना पा रहा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैं सिस्को की असाइनमेंट भी आपको मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह 100% अथेंटिक सोल्यूशन ही है उसका। आप ये वीडियो चेक कर लें और मैं काफ़ी कम पैसों में आपको करूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह आप रब्ता कर लें मुझसे। तो ये हमारा ट्री बन चुका है। अच्छा, ट्री तो हमारा बन चुका है, लेकिन अभी सर ने हमें यहाँ पर कुछ बताया हुआ है। वो टेबल अगर हम चेक कर लें, सर ने जो हमें दी हुई है वो हमने फिलअप करनी है। तो करेक्टर, अच्छा इसको करेक्टर को आपने कैसे फिलअप करना है? करेक्टर आप वही लिख देंगे जिस तरह के मैंने वहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे। फ्रीक्वेंसीज़ जिस तरह के मैंने लिखे हुए हैं आपने उनकी फ्रीक्वेंसीज़ भी लिख देनी है। नंबर ऑफ़ बिट्स विदाउट एनी कोडिंग। अच्छा मतलब इस करेक्टर को विदाउट कोडिंग आप कितने बिट से रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैंने बताया था सारों की सारे हर एक बिट को हम विदाउट इनकोडिंग जो है वो हम 8 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन सारों का आंसर 8 आएगा, ठीक है। सारों में आपने 8 लिखना है। अच्छा, हाफ मैन कोड हर एक कैरेक्टर का क्या है? तो यही अब हमारा काम है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इस ट्री को जहन में रखते हुए हम हर एक लेटर के लिए जो है उसका जो है हाफ मैन कोड निकालेंगे। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर हम डी को देखें तो डी का रास्ता यही है, आप देख सकते हैं यहाँ से होगा यहाँ तक। तो डी का कोड हमारे पास क्या बन जाता है? 100110। तो आप चेक कर सकते हैं 100110। तो अगर आप यहाँ चेक कर ले तो मैंने डी का कोड लिखा है 100110। इस तरह अगर आप आई का कोड देखना चाहते हैं तो आई का भी आप इस तरीके से चेक कर ले 10011 और ये 1 है। तो आई का मैंने इस तरह कोड लिख दिया है। इन सारों के कोड मैंने इसी तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। कोई भी इस तरह इसमें मुश्किल आप किसी का भी चेक कर लें। फॉर एग्जांपल मैं अगर आप चाहें पी का आपको चेक करा दूँ, पी का आप चेक कर दें तो तरीक़ेकार क्या है? ये पी है, ठीक है। तो इसका रास्ता यही है, पाथ तो 101111। तो हमारे पास क्या है? पी का हम पे दें 10111 और सॉरी ये P0 है, ठीक है, ये G1 है। अच्छा, तो इस तरह ये हमारे पास हाफ मैन कोड हो गया हर कैरेक्टर का। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और अगर आपने ट्री अपनी बनाई हुई है तो वहीं से भी लिख सकें। लेकिन देखिए जिस तरह की ट्री आप बनाएंगे ना तो उसी का कोड होगा, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ कर दूँ, इसको यहाँ कर दूँ, ठीक है ना, तो इनका ये कोड बदल जाता है। तो जिस तरह आप ट्री बना रहे हैं उसी के मुताबिक होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं? तो इस तरह मैंने सारे के सारे ट्री बना दी हैं। स्पेस का अगर हम देखें तो 110 है, कैसे है? ये हमारे पास स्पेस है तो हम इसकी कोड देंगे 1 1 और 0। अच्छा, ये बन गया, ये तो हमारा बन गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये इस तरह इसमें फिलअप कर देंगे ये सारा कुछ। अच्छा, नंबर ऑफ़ बिट यूज्ड विथ हाफ एन कोडिंग। अब नंबर ऑफ़ बिट कितने यूज़ हुए हैं तो आप नंबर ऑफ़ बिट काउंट कर लेंगे, हर एक के कितने कितने यूज़ हुए हैं। मैंने तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन आप काउंट कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल डी के नंबर ऑफ़ बिट जो हैं वो वैसे तो 8 थे, लेकिन अभी 6 हैं, इसके भी 6 हैं, इसके भी 6 हैं, सारों के 6 हैं, ज़्यादातर के। अब यहाँ पर आ जाए ना तो यहाँ एफ़ के जो है वो 5 है, 5 से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये 5 से ये 4 4 4 4 4 4 और इनके 3 3 और 3 बिट्स है। तो इसमें आप ये फिलअप कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने क्या करना है? ये तो हमारा सारा का सारा हो गया है। अच्छा, अब हमने इस क्वेश्चन को आंसर करना है विद हाफमैन एनकोडिंग टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो इनकी तादाद है ना हर बिट की, इसको हमने इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और फिर सारे के सारों को ऐड अप करना है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद अच्छा अब ये देखें ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये ए जो है हमारे पास 3 मरतबा रिपीट हो रहा है। इसके नंबर ऑफ़ बिट्स अगर हम चेक करें तो ये 5 है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स इसके आ जाएंगे 15। तो इन सारों का हम इस तरह मालूम कर लेंगे और फिर उनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप एक ये तरीका भी कर सकते हैं। दूसरा मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई हुई है, हाफमैन इनकोडेड स्ट्रिंग मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इस तरह के डी के लिए हमारे पास जो कोड था वो ये था 100110 यहाँ तक। ए के लिए हमारे पास ये 5 कैरेक्टर थे 11111 यहाँ तक, ठीक है ना। इस तरह ठीक है हमारे पास मेरे ख्याल में 4 कैरेक्टर थे, हाँ बिल्कुल 0111 यहाँ तक, ठीक है मैं चेक कर देता हूँ दोबारा से, ठीक है हमारे पास हाँ 0111 ये हमारे पास कैरेक्टर थे इसके सॉरी बिट्स थे यहाँ तक। तो उसके बाद फिर अगर हम देखें तो फिर हमारे पास ए है तो इसके 3 और यहाँ तक ये दोबारा ए हुआ। तो आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने इसके ऑलरेडी एक कोड स्ट्रिंग बनाई हुई है। अच्छा, आप क्या करें, आपने हाफ एन कोड स्ट्रिंग का साइज़ मालूम करना है। तो जब आप इसको लिख देंगे ना सारा का सारा, इसको काउंट करेंगे तो ये 251 बिट्स बन जाते हैं।
तो आपने देखा हाफ मैन इनकोडेड स्ट्रिंग साइज़ कितना है, वो 251 बिट्स हैं। तो 251 बिट्स इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि कितने % ऑफ बिट्स इसने सेव किए हैं। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम क्या कर देते हैं, या हम टोटल नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास 488 है, तो उससे हम ये हाफ मैन के हाफ मैन मतलब स्ट्रिंग साइज़ ये इससे माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास 237 बिट्स आ जाते हैं। तो फिर उन्होंने बिट्स का नहीं पूछा, उन्होंने परसेंटेज का पूछा हुआ है। तो हम क्या कहते हैं, 237 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 488 पर, तो हमारे पास इसका परसेंटेज भी आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।